नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, जून के अंतिम सप्ताह में आपके पेपर होने की पूरी संभावना है, तो आप अपनी तैयारी को उसी स्तर से लेकर चलेंगे। मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ मेरे भाई। आज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉक होगा, है ना। बायो के मॉक के लिए अभी मैम से बात हुई तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब आप समझ सकते हो, जब स्वास्थ्य सही नहीं होता फिर चीज़ें उतनी फ्लुएंटली हो नहीं पाती। तो आज आप बायो को रहने दें, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करें, ठीक है। तो क्योंकि अब जेन्युइन प्रॉब्लम है, तबीयत कभी भी किसी की भी ख़राब हो सकती है ना। तो मैम की तबीयत आज ज़्यादा ही ख़राब है, नहीं तो आपका बायो का भी मॉक होता, आप जानते हो, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अपना स्कोर करें और उसके बाद आप जीएस मैथ की ओर बढ़ेंगे। और सेशन की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप अपने जो बायो के 15 क्वेश्चन है उनको रिमूव करके आप बताएंगे कि टोटल क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना आया, है ना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के। और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हुए आप चलना। पहले 5 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। मेरे भैया, ये किसका उदाहरण है? जल्दी से आप आंसर कमेंट करके बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो स्पीड में आप आंसर करेंगे मेरे दोस्त, है ना। आप कहोगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व है मेरे बच्चे, क्योंकि हम भी विराम में खड़े होते हैं जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ये विराम का जड़त्व है। हो सकता है परीक्षा में आपसे गति का जड़त्व पूछ ले। अगर गति का जड़त्व पूछ लेगा मेरे भाई, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगी और हम उछलकर आगे की ओर गिर गए, ये सभी गति के जड़त्व है ना। आपने देखा कि जैसे कोई कालीन है, कंबल है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। कालीन है, कंबल है, उसके ऊपर जब हम छड़ी पीटते हैं तो क्या होते हैं, जो गंदगी होती है, जो धूल होती है, वो निकलकर बाहर आने लगती है ना। ऐसा क्यों होता है? ये विराम के जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जो कण होते हैं वो विराम अवस्था में ही बने रहते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपसे बनाए जा सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में रखना है मेरे भाई, और कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ के रखा तो सीधी सी बात, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। इनर्शिया से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक डोरी से बंधे पत्थर को नियत चाल से क्षैतिज वृत्त में घुमा दिया जाता है, तो इस गति के दौरान क्या स्थिर रहता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, भाई एक पत्थर है, पत्थर को बांधा गया। अब देखो, घुमाने के 2 प्रक्रियाएं होती हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाई। एक तो किसी भी पत्थर को कुछ इस प्रकार घुमाया जा सकता है, और इस प्रकार घुमाया जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। इसको आप क्या कहोगे? वर्टिकल मोशन कहोगे, ठीक है। वर्टिकल मोशन कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? दूसरा, अगर हम बात करें तो मेरे भाई, इस तरीके से भी तो वृत्त को घुमाया जा सकता है। पत्थर को हम ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, 2 प्रक्रियाएं हैं। अब ये क्या कह रहा है मेरे भाई? ये हॉरिजेंटल मोशन हो गया। अब प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है? प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है मेरे बच्चे? कहा गया है कि क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है नियत चाल से, यानी कि कुछ हॉरिजेंटल मोशन में इसे घुमाया जा रहा है। इसकी गति के दौरान क्या स्थिर रहेगा? अब एक चीज समझना मेरी बात को, अगर मैं यहां पर वेग के बारे में बात करूं तो वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रश्न में आपको अच्छा, वेग की दिशा लगातार, देखो, अगर असमान वृत्तीय गति होगी तो भी वेग की दिशा परिवर्तित होगी, समान वृत्तीय गति होगी तो भी वेग की दिशा परिवर्तित होगी। अगर यहाँ पे चाल लिख देता तो एक बार को हम चाल को स्थिर मान सकते थे, यानी कि वेग तो गया। अच्छा, जब वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण भी तो परिवर्तित होगा, क्योंकि त्वरण उत्पन्न ही वेग से होता है, आप जानते हो, है ना। ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ही। रही बात गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर बात करें तो हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। मान लो अगर हम गतिज ऊर्जा में बात करें, हमने कहा वेलोसिटी मेरे भाई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में ही तो आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पे वेलोसिटी +2 होगी, कहीं पर -2 होगी, तो आप +2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर कई बच्चे ऑप्शन नंबर ए और बी में उत्तर दे रहे थे, तो थोड़ा सा संभालिए अपने आप को, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कितने साथियों को समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक डन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, है ना, थंब देकर बताते हुए चलना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब कह रहा है, ध्वनि में विस्पंदन बीट्स की घटना किसके कारण होती है? यानी कि जो आप बीट्स सुनते हो ना डीजे में, कभी कदार आपने सुना होगा कि मेरे दोस्त, जो आवाज होती है ना, बूम करके आवाज उत्पन्न होती है, थोड़ा थोड़ा बीच में स्पीकर बढ़ते हैं घटते हैं, ये बीट्स होते हैं। डीजे में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे दोस्त, ये किसके कारण होती है? आप कहोगे ध्वनि के परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के कारण तो नहीं होती मेरे भाई। ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें इको देखने को मिलता है, प्रतिध्वनि देखने को मिलती है,
अगर हम ध्वनि के अपवर्तन के बारे में बात करें तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है जब ध्वनि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। सीधा आ जाता है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि कोई दो ध्वनि तरंगे हैं जो कि समान आवृत्ति की हैं, समान तीव्रता की हैं, आपस में मिलती हैं तो एक नई परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। और ये जो नई परिणामी तरंग होती है ये दो प्रकार से देखने को मिलती है हमें। एक तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा विनाशकारी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम कहते हैं, है ना। इन्हीं व्यतिकरण की घटना से हमें बीट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और इसमें आवृत्ति का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आप जानते हैं F बराबर F1 माइनस F2, है ना। तो अलग अलग ध्वनि तरंगे जब आपस में मिलेंगी तो F बराबर इनकी आवृत्ति में जो अंतर के कारण विस्पंदन उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर सभी साथियों को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, प्रश्न संख्या 4। इंद्रधनुष के बनने के लिए मेरे बच्चे निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है मेरे भाई? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। कह रहा है इंद्रधनुष के बनने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? देखो, इंद्रधनुष बनने के लिए देखो, वायुमंडल में जो भी आपकी वाष्प की बूंदें हैं वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश करता है ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, यही कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिस्पर्सन की प्रक्रिया, यानी कि वर्ण विक्षेपण हो गया, एक रंग का 7 अलग अलग रंगों में टूटना। दूसरा, टीआईआर का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, एक मेरे भाई कह रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी होगा, डिफ्रैक्शन क्यों होगा मेरे भाई? डिफ्रैक्शन होता क्या है ये बताओ पहले तुम हमें। किस आधार पर तुमने डिफ्रैक्शन कह दिया? ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ना तुमने। अरे मेरे भाई, प्रकाश एक तरंग की भांति भी चलता है। अब डिफ्रैक्शन की प्रक्रिया क्या कहती है कि मान लो कोई एक छेद है इस सतह पर, अब ये प्रकाश की तरंग आई और इस छेद से टकराकर ये मुड़ गई, ये तरंग कुछ ऐसे मुड़ गई, इस प्रक्रिया को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि विवर्तन कहते हैं। समझे मेरे भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हमेशा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ओम का नियम बताता है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा सीधे किसके अनुपातिक होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। ओम का नियम सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी लिखेंगे कि ओम का नियम दिया किसने था। ओम का नियम मेरे भाई दिया किसने था? सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, परीक्षा है, परीक्षा में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तो यहां पर हम सभी जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर धारा बढ़ेगी तो यह बात स्वाभाविक है वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है। और ओम के नियम के अनुसार हम लिख देते हैं V बराबर IR, जहां पे R जो होता है एक नियतांक की तरह कार्य करता है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट चाहे अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो, है ना। एक कांस्टेंट की तरह कार्य करता है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, सुनने की बात क्या है, ओम का नियम लागू कब होगा? ओम का नियम लागू कब होगा? क्या हर परिस्थिति में ओम का नियम लागू होगा? नहीं। अरे अमित पांडे, क्या पीडीएफ नहीं डलवाए? कौन सी पीडीएफ नहीं पढ़ी मेरे भाई, और कॉपी पेस्ट उतनी देर से कर रहे हो यार, हद हो गई।